तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूं कि आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, बायोलॉजी अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चौथा चैप्टर मेरा समाप्त हो चुका है। आज मेरा 5वां चैप्टर का वीडियो है। आप वीडियो देखकर नोट्स बनाएं, वीडियो को अच्छे से समझें, रोक रोक कर देखें वीडियो को। नोट्स रोक रोक कर वीडियो देखकर बनाने में अच्छा रहता है, तो आप वीडियो को जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से देखें, पूरा वीडियो देखें। आज 5वां चैप्टर मेरा है जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में आप जीवों में वंशागति कैसे होती है और उनमें जितने भी संसार में जीव हैं उन जीवों में क्या विविधताएं हैं, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वंशागति क्या है। ठीक है, इसको वंशागति या आनुवांशिकता, दो चीज होता है, वंशागति, ठीक है, या आनुवांशिकता। ठीक है, इसका होता है इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ठीक है, ये दोनों वंशागति और आनुवांशिकता है क्या? किसी भी जीव, संसार के जितने भी जीव हैं सभी जीव अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं, चाहे वह पौधे हो और चाहे वह जीव जंतु जानवर हो, चाहे वो मानव हो, कोई भी हो। तो सभी जीव अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं। और तो उनमें जैसे होता क्या है कि जब जीव कोई अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूचना जैसे मान लीजिए मानव को तैयार कर रहा है, मानव अपने जैसे जीव को तैयार कर रहा है, इसका मतलब कि जिस तरह से, जिस सूचना से ये मानव बना है जनक, उसी सूचना, उसी जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उससे उसका संतान बना है। ठीक है, तभी तो कोई जीव अपने ही जैसे जीव उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो सूचना उसमें गया उसके संतान में, वो क्या है? आनुवांशिकता है। वो सूचना जो इसमें था जनक में, वो सूचना जो जनक में था, जो जनक से सूचना, ठीक है, और सूचना किस पे होता है? कोई भी किसी भी जीव का डीएनए पर। ये किस में जाता है? संतान में। ठीक है, तो ये जो सूचना जा रहा है, यह जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति। इसी को हम वंशागति कहते हैं। ठीक है, किसको? जनक से जब सूचना जाता है, ठीक है, सूचना, डीएनए सूचना, ठीक है, उसी को हम वंशागति कहते हैं। यानी कि अब ये संतान से, ये जब संतान ये परिपक्व हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये परिपक्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? जनक बन जाएगा। अब फिर ये जनक की तरह जब काम करेगा तो इसके भी संतान होंगे। तो जब संतान होंगे तो जो सूचना इसमें थी और ये इसके जैसे ही जब यहां संतान पैदा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जो सूचना इसमें थी और उसी जैसे जब संतान पैदा हुआ तो इसकी सारी सूचना इसमें गई, तभी तो ये इसके जैसे ही बना। समझ में आ रहा है ना? तभी तो वो उसके जैसे बना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि डीएनए ही सूचना को लेके जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक सूचना। क्या कहते हैं? आनुवांशिक सूचना कहते हैं। जो किस पर होता है? जो डीएनए पर होता है। ठीक है, डीएनए किस पर होता है? गुणसूत्र पर। और डीएनए गुणसूत्र पर डीएनए होता है और डीएनए के खंड भाग कौन होते हैं? जीन। कौन होते हैं? जीन। ये जीन ही सूचना को स्थानांतरित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। यानी आनुवांशिक सूचनाओं का ही स्थानांतरण, आनुवांशिक सूचनाओं का ही स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर हो गया?
अब इसके बाद से एक और बात आता है कि जितने भी जीव हैं सब जैसे मानव के समान होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे एक मानव है, उसके अगर संतान होंगे तो वो भी मानव ही होगा। लेकिन एक और बात है कि संसार में जितने भी, केवल मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है, संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब कोई एक समान नहीं है। यहां तक कि एक ही जनक के दो पुत्र आपस में समान नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि वो मानव है और यहां तक कि अपने जनक के कुछ लक्षण लिए हुए हैं, लेकिन वह एकदम अपने जनक के समान नहीं है। कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं और ये भिन्नता किस कारण से होती है इसको हम समझेंगे। और ये भिन्नता क्या होती है, विविधता, इसको बोलते हैं वेरिएशन बोलते हैं। ये वेरिएशन, जब वेरिएशन होता है यानी कि किसी दो चीज को एक में मिलाते हैं तो एक तीसरा जब नया चीज बनता है तो वो दोनों चीजों के गुण लिए रहता है बट दोनों से भिन्न होता है, उसको समझेंगे विभिन्नता से, ठीक है। आप यहां देखोगे विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता, इसको या विविधता भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक। तो इसमें होता क्या है, देखिए जैसे अभी हमने सारा बात बताया, तो इसमें होता है जैसे मान लीजिए मानव में ले लीजिए, तो मानव में संतान उत्पत्ति के लिए दो चीज चाहिए, नर और मादा। तो नर क्या किया, नर युग्मक दिया, ठीक है, और मादा युग्मक, ठीक है, ये दोनों अपने अपने युग्मक दिए। तो नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु, ठीक है। और जब ये युग्मक जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। किसी भी सेल का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ही है कि सूत्रों का आधा हो जाना, गुणसूत्रों का आधा हो जाना। तो टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मानव में, 46। तो मादा जब युग्मक बनेंगे तो इसमें कितने एक सेल है, ये एक अंडाणु एक सेल है और शुक्राणु भी एक सेल है, लेकिन ये कौन सेल है, अगुणित सेल है, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। तो कितने हो जाएंगे, 23, और इसमें भी 23, दोनों में 23 हो गए। जब ये मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो यहां जब निषेचन होगा, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां क्या बनेगा, युग्मनज, यहां क्या बनेगा, युग्मनज, और यहां एक पूर्णतः सेल बनेगा। ये जो सेल होगा वो n होगा अगुणित, और ये सेल क्या बन जाएगा, 2n, यानी कि यहां गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 46, और ये हमारा युग्मनज बन गया, युग्मनज, ठीक है। अब युग्मनज जब बन गया जाइगोट, तो ये युग्मनज जो है वह 2 डीएनए का मिक्स है, 2 डीएनए का मिक्स है, 2 डीएनए इसमें मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग मानव के डीएनए है, एक मादा और एक नर है, ठीक है। तो एक मादा और एक नर जब दोनों 2 तरह के डीएनए मिलते हैं तो ये एक बन रहा है 2n द्विगुणित सेल। तो जब यहां डीएनए ये बन रहा है, दो का मिक्स है, तो ये होगा अपने जनक के समान ही होगा, ठीक है, इसके भी समान होगा और नर के भी समान होगा, लेकिन यह इन दोनों से भिन्न भी होगा। और यही भिन्नता प्रत्येक मानव को, या जितने भी, अब देखिए ये कौन जनन है, ये लैंगिक जनन है। कौन जनन है, लैंगिक जनन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये कौन जनन है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में दो भाग लेते हैं बेस्टी, एक नर और एक मादा, यानी कि 2 लिंग भाग लेते हैं, नर और मादा। 2 लिंग जब मिलेंगे तो 2 तरह के डीएनए मिलेंगे, 2 तरह के जब डीएनए मिलेंगे तो वेरिएशन होगा, उसमें भिन्नता आना ही आना है। तो लेकिन वहीं पे जब अलैंगिक जनन होता है, यहां आप देखिएगा अलैंगिक जनन, तो जब अलैंगिक जनन होगा तो जैसे कोई भी ले लीजिए आप, एक अलैंगिक जनन ले लीजिए, कोई भी एक जीव, जैसे मान लीजिए हाइड्रा हो जाएगा, या ऑयुग्लिना, या कोई भी छोटा जीव होता है जो छोटे होते हैं बहुत, जो एकोष्की या सरल बहुकोष्की जो जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं, आप पिछले चैप्टरों में पढ़े होंगे।
तो इसमें मान लीजिए ये द्विगुणित सेल है, इसमें एक ही बेस्टी भाग लेता है। कितना बेस्टी भाग लेता है? एक बेस्टी। जब एक बेस्टी भाग लेता है इसी का, अब देखिए होता क्या है, यहाँ यही बेस्टी दो कॉपी डीएनए बनाएगा, दो, एक यहाँ डीएनए कॉपी हो गया तो ये भी हो गया क्या 2n, और एक यहाँ हो गया तो ये भी हो गया 2n। तो ये दोनों टूट के 2n बनाएंगे और ये एक खुद में जी हो गया, तो ये जनक हो गया, ये क्या हो गया जनक। यहां देखिए, आप ध्यान से देखिए, जनक, और ये इसका क्या हो गया संतान, और ये भी क्या हो गया संतान, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखिएगा कि यहां तो दो जीव भाग लिए नहीं, अलैंगिक जन्म में कितने बेस्टी भाग लेते हैं? एक। तो अलैंगिक जन्म में एक ही से दो संतान हुए, तो इसमें तो वेरिएशन हुआ नहीं ना, दो डीएनए मिला नहीं, इसी का डीएनए दो डीएनए का कॉपी हो गया दुगो, इसी का डीएनए का कॉपी हो गया दो ठो। तो जब इसी के डीएनए का कॉपी हुआ तो इसमें जो डीएनए है, जो सूचना डीएनए में है वही सूचना इसमें भी है। तो ये अपने जनक के समान दैहिक रूप से होता ही है, लेकिन जननिक रूप से भी होता है, यानी कि अनुवांशिक गुण भी एकदम सेम टू सेम जाते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। गुणसूत्रों में भी कोई अंतर नहीं कोई सूचना में अंतर, क्योंकि इसमें वेरिएशन हो नहीं रहा है, दो बेस्टी भाग नहीं ले रहे हैं। दो बेस्टी भाग लेते तो दो तरह के डीएनए भाग लेते तो इसमें वेरिएशन होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये विभिन्नता जो है आप देखें तो आप याद रखिएगा एक बात कि विभिन्नता जो होता है केवल किस में होता है? लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, ठीक है, जिसमें कितनी बेस्टियां भाग लें? दो, एक नर और एक मादा। चाहे वो पादप हो, जानवर, जंतु, मानव, कोई भी हो, लैंगिक जनन यदि करता है तो ही उसमें विभिन्नताएं आ सकती हैं। कब विभिन्नताएं आने का कारण क्या हुआ? वेरिएशन यहाँ हो रहा है, दो तरह के डीएनए मिल रहे हैं, एक नर का डीएनए और एक मादा का डीएनए, लेकिन वहीं अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो विभिन्नता का परिभाषा दो तरह से दिए जा सकते हैं, दो होते हैं विभिन्नताएं। एक होता है विभिन्नता दैहिक, जैसे जितने भी जीव हैं इस संसार में सब एक समान नहीं है, किसी का आकार बड़ा है, किसी का रंग रूप या शरीर का बनावट हर चीज अलग है किसी का, तो वो दैहिक हो गया। और एक जन्निक भी होता है कि जैसे मानव के समान होता है दैहिक रूप में, जैसे सभी मानव हैं लेकिन सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में, हाइट में, कान, नाक, रंग या रूप जो भी है उसमें किसी न किसी रूप से वो अलग हैं, तो वो कौन भिन्नता हो गया? जन्निक भिन्नता हो गया। वो जन्निक भिन्नता किसके चलते होता है? डीएनए के चलते होता है। किसके चलते? डीएनए के चलते, क्योंकि जो सूचना डीएनए में होता है वही वह उस जीव में जाकर और उसी तरह का वो निर्माण कराता है, ठीक है। यदि वह सूचना उसके पास नहीं है तो वह उस तरह का निर्माण नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी डीएनए में किसी मानव के अगर संतान उत्पत्ति हो रही है तो उसके जो डीएनए का वेरिएशन हुआ नर मादा का, उसमें डीएनए में सूचना है रंग बनाने के लिए सांवला बनाना है, ठीक है। तो वो उस संतान को गोरा नहीं बना सकता है, क्योंकि उसमें सूचना है क्या? उस डीएनए के अंदर जो भी गुणसूत्र, जो भी डीएनए है, डीएनए के कोड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें जो भी सूचना है कि सांवला बनाना तो सांवला ही बनाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का हाइट लंबा होना है, ठीक है, तो उसके हाइट का सूचना उसमें है कि वो लंबाई उसकी उतनी होगी, तो वह धीरे धीरे उतने पे आ जाएगा। लेकिन अगर लंबाई की सूचना कम है कि इसका लंबाई ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, मीडियम होगा, नाटा होगा, वो उसी तरह का बनाएगा। तो वो सूचना पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो विभिन्नता या विविधता का परिभाषा हो गया जीवों के बीच, जीवधारियों के बीच दैहिक या जननिक अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को विभिन्नता या विभिन्नता कहते हैं, केवल इतना ही जान लीजिए, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद अनुवांशिकी क्या है, ठीक है। अनुवांशिकी तो हमने दो चीज पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? एक पढ़ा वंशागति, दूसरा पढ़ा अनुवांशिकता और तीसरा पढ़ा विभिन्नता। अब इसके बाद जो हेडिंग आता है उसका नाम है अनुवांशिकी। अब अनुवांशिकी जो है ये होता है जेनेटिक्स,
ठीक है। अब ये अनुवांशिकी जो होता है ये इन तीनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन कैसे करोगे, कहोगे कि हम विज्ञान के जिस शाखा से आप नोट्स भी देखिए, दोनों चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो भी हो सकता है कुछ बातें न लिखें, वो चीज बोल दे रहे हैं, तो आपको वीडियो बारीकी से देखना है, ठीक है। आप जब ध्यान से देखोगे, बारीकी से वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि कई डिफिनीशन हम जैसे लिख भी नहीं रहे हैं वो चीज बोल दे रहे हैं, तो आपको देखना होगा, रोक रोक के उसको नोट्स बनाना होगा, ठीक है। तो आप अनुवांशिकी का क्या लिखिएगा कि विज्ञान के जिस शाखा से, हम बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है, विज्ञान के जिस शाखा से वंशागति और विविधताओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं आनुवांशिकी, ठीक है। आनुवांशिकी के पिता कौन थे, जनक। आनुवांशिकी जनक इसके कौन थे, इनका नाम था ग्रेगर जान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जान मेंडल। अब ग्रेगर जान मेंडल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। याद रखिएगा आनुवांशिकी के जनक कौन थे, ग्रेगर जान मेंडल। ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से नोट्स अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें, तो ग्रेगर जान मेंडल के बारे में थोड़ा सा देखिए। ग्रेगर जान मेंडल, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये क्यों अनुवांशिकी के जनक कहलाए, इसमें सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई सन 1822 को, 22 जुलाई सन 1822 को, ठीक है। कहाँ जन्मे थे ये, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के एक सिलीसिया नामक ग्राम में, जर्मनी के एक सिलीसिया ग्राम में, ठीक है, जर्मनी के सिलीसिया ग्राम में जन्मे थे। और ये ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर, ये कौन, ग्रेगर जान मेंडल, कहाँ, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान के एक चर्च मठ के पादरी थे, ठीक है। क्या थे, चर्च मठ के एक पादरी थे। और वहीं पर ये वहां के बागवान में मटर पौधे पर 7 साल सन 1856 से 1863 तक प्रयोग कर जीवों के आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। जीवों के वंशागति का सिद्धांत दिया, ठीक है। किसका सिद्धांत दिया, वंशागति का सिद्धांत दिया, ठीक है। और ये सिद्धांत
ये इनका सिद्धांत जो था वह एक पत्रिका, एक पत्रिका जिसका नाम था, जिस पत्रिका का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, में प्रकाशित हुआ, ठीक है। किसमें प्रकाशित हुआ? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ, ठीक है। आप एक बार फिर से शुरू से इसको बढ़िया जान लें। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक थे और ये 22 जुलाई सन 1822 को जर्मनी के एक सिलिसिया ग्राम में जन्मे थे। वो पढ़ाई किए और आगे बढ़े। उसके बाद से ऑस्ट्रिया के एक ब्रून नामक स्थान के एक चर्च मठ में पादरी थे और वहीं पे पीछे जो मठ के बागवान था, उसी बागवान में ये मेंडल प्रयोग किए थे, किस पे? मटर पे। और प्रयोग कितने साल किए? 7 साल किए। और इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने जीवों के वंशागति का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? याद रखिएगा आप, वंशागति का सिद्धांत दिया, ठीक है। और यह सिद्धांत इनका एक पत्रिका एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आपसे हम बता दें कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो असफल हो गया, ठीक है। हो गया नहीं, रहा उस समय तक। क्यों रहा? इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, आप देखिएगा इसके बारे में। आप सुनिए कि इनका जो सिद्धांत था वो असफल रहा। इसलिए असफल रहा कि जो इनका सिद्धांत था वह एक सांख्यिकी गणित पर आधारित था और जीव विज्ञानी जो होते हैं ज्यादातर उस गणित को समझ नहीं पाए, ठीक है, जिसकी वजह से इनका सिद्धांत असफल रहा। और भी कुछ कारण है कि उस समय जितने भी जीव वैज्ञानिक थे वो डार्विन के सिद्धांतों के को अध्ययन करने में लगे थे, ठीक है। और उसके बाद यहीं तक नहीं, जो इनके सिद्धांत जिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिस पत्रिका का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उस पत्रिका को बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए उस समय असफल रहा। लेकिन बाद में सफल हुआ। अब बाद में सफल क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। जब वो मर गए उसके बाद से वो सफल हुआ।